नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गोयला क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो ये पोस्ट हैं आरएएस की, वो जल्द ही रिलीज की जाएंगी। ये जो पोस्ट होंगी, इनको टारगेट करते हुए हमारा इनिशिएटिव क्या है कि हम आपके लिए हर दिन जो 5 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके प्रीलिम बेस्ड होंगे। इन 5 क्वेश्चन होंगे, इनके अंदर आपको जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करवाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में करवाया जाएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड सी इज। देखिए, इनलैंड सी क्या होता है, आपने सी सुना होगा। इनलैंड सी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ओशंस हैं, सी हैं, जो कि आपके बाहर की तरफ आपको नजर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलूं तो इंडिया में क्या है, आपको इंडियन ओशन नजर आता है, उसके बाद अरेबियन सी है और एक साइड आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये वाली साइड जो आपकी अरेबियन सी वाली है ये आपका, और यहाँ पर जो आपका बे ऑफ बंगाल है ये वाला जो सी है आपका, ये दोनों क्या है, इनको हम इनलैंड सी नहीं कह सकते। इनलैंड सी का मतलब सिंपली ये हो जाएगा, मान लीजिए कोई एक ऐसा सी है काफी बड़े साइज का है और वो चारों तरफ से क्या है, किसी लैंड एरिया से कवर है, जमीन से कवर है। तो एक ऐसा समुद्र जो कि चारों तरफ से किसी जमीन से कवर है वो आपका इनलैंड सी कहलाएगा। तो सवाल है आपका कि विश्व का सबसे जो बड़ा जो समुद्र है जो कि इनलैंड सी है, मतलब जमीन के अंदर बसने वाला सी है, वो कौन सा है। ऑप्शंस हैं आपके 4, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका ब्लैक सी, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है द डेड सी, और तीसरा ऑप्शन है आपका कैस्पियन सी, और चौथा आपका अराल सी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका जो कैस्पियन सी, उसकी लोकेशन है। कहाँ पर है इसकी लोकेशन, ये आपके सेंट्रल एशिया में ऊपर जैसे पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, और एक साइड में टर्की लग रहा है, और उसके बाद आपका ऊपर जो है वो कजाकिस्तान है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, कैस्पियन सी है, और यही आपके इनलैंड सी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप इस इमेज से समझ पा रहे होंगे कि इनलैंड सी क्या होगा। ये बीच का जो हिस्सा है ना, यहाँ पर पानी है और इसके चारों तरफ क्या है, लैंड एरिया है, तो इसी को आपका इनलैंड सी कहा जाता है। तो ये आपकी कैस्पियन सी की लोकेशन है। और अगर दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट सीज की बात करें तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये वाला आपका ब्लैक सी है जो आपको यूरोप के पास देखने को मिलेगा। उसके बाद बाल्टिक सी है आपका, ये जो नॉर्वेन आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उसके पास ये आपका बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। एड्रियाटिक सी, ये भी आपका कहाँ है, भूमध्य सागर जो है आपका मेडिटेरेनियन ओशन के पास है, यूरोप में है। उसके बाद ये आपका मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा। उसके बाद नॉर्थ सी ये वाला हिस्सा हो जाएगा। सेल्टिक सी, ये भी आपका यूके के पास पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी है जिनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको जो लोकेशंस हैं इनकी बता दी है। ब्लैक सी आपका ये भी यूरोप में देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, सेल्टिक सी, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, ये सारे आपके नॉर्थ के पास देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बेरेंट सी, यहाँ पर आपका नॉर्थ की तरफ, रशिया के ऊपर की तरफ को आपको देखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी थोड़ा सा इस तरफ को पड़ेगा, तो ये रहा आपका जो कैस्पियन सी, इनलैंड जो सी है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। द स्नो लाइन इज द लाइन ऑन द माउंटेन और द हिल स्लोप विच रिप्रेजेंट। कि स्नो लाइन या फिर ये जो आपका स्नो जो स्लोप होता है माउंटेन का, उसके ऊपर एक लाइन होती है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। द स्नो लाइन इज द लाइन ऑन द माउंटेन और हिल स्लोप विच रिप्रेजेंट, कि पहाड़ पर या माउंटेन पर एक स्नो लाइन, एक चीज और लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है किस चीज को। तो इसका ऑप्शन ए है इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो। ऑप्शन बी है आपका इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो, या फिर ऑप्शन सी है रिप्रेजेंट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द स्नोफॉल रिसीव्ड, या ऑप्शन डी रिप्रेजेंट द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द स्नोफॉल रिसीव्ड। तो देखिए क्या है, स्नो लाइन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप इन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि स्नो लाइन एक ऐसी लाइन हो जाएगी, इमेजिनरी लाइन है, जिस तरह से हमारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होती हैं वो भी इमेजिनरी लाइंस है, उसी तरह से स्नो लाइन जो है वो हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे कि आप देखते होंगे कि पहाड़ों में, हिमालयस के जो एरियाज है, पहाड़ों में क्या होता है, बर्फ पड़ती है। जब विंटर्स होती है आपकी बर्फ पड़ती है, और जब आपकी समर्स आती हैं या फिर गर्मियां आती हैं तो वो बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट करती हैं। अब गर्मियों के अंदर जो बर्फ पिघलती है वो इतना भी उसका मेल्टिंग नहीं होता कि पूरा जो पहाड़ है वो बिना बर्फ के ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो बर्फ है वो मेल्ट करती है एक लिमिट तक,
उसके बाद का जो ऊपर का हिस्सा होता है पहाड़ का, एग्जाम्पल के लिए ये पहाड़ है आपका, तो पहाड़ में लगभग मान लीजिए कि जब स्नोफॉल हुई, तब जब स्नोफॉल हुई तब वो तो पूरे पहाड़ को कवर कर देगी, और साथ में जो वैली है मतलब नीचे वाला हिस्सा है जहां पर गांव वगैरह होते हैं उसको भी कवर कर लेगी। लेकिन जब वो पिघलनी स्टार्ट होगी तो क्या होगा, सबसे पहले वो नीचे वैली से पिघलना स्टार्ट होगी, प्लेन एरिया से पिघलना स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे करके वो ऊपर की लेयर पिघलेगी, फिर ऊपर की धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इवन समर जो होगी वो अपने फुल पीक पे हो या फिर अपना पूरा टाइम उन्होंने पास से कर लिया हो, इवन तब भी जो एक लाइन ऐसी होगी, एक जगह ऐसी होगी पहाड़ पर जहां से ऊपर की बर्फ नहीं पिघलेगी, वो आपकी स्नो लाइन होती है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, तो अगर मुझे यहाँ पे स्नो लाइन ड्रॉ करनी हो तो मैं काम करूंगा, ये वाला हिस्सा जो होगा वो आपका स्नो लाइन कहलाएगा, क्योंकि इससे नीचे वाला जो जगह है वहां पे सारी बर्फ पिघल चुकी है, और इससे ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे परमानेंट स्नो रहेगी रहेगी। इस यहाँ पर भी आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको स्नो लाइन कहा जाएगा, क्योंकि इससे नीचे क्या है, पेड़ पौधे भी होंगे, घर भी होंगे, लोगों के रह भी रहे होंगे, और वहां तक बर्फ पिघल जाएगी। अब ये सोचने वाली बात है ना कि जो ह्यूमंस होंगे या फिर जो इंसान होंगे, गांव होंगे, उनके कहाँ बसे होंगे, ऐसी जगह तो नहीं होंगे जहां पर पूरे साल ही बर्फ पड़ी रहे, क्योंकि फिर वहां पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वो थोड़ा सा नीचे आके उनके गांव देखने को मिलेंगे जो पहाड़ों पर रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि बर्फ तो होती ही है, चलो जब स्नोफॉल होगी तब तो होगी, लेकिन जब आपका समर्स आएंगे तो उस टाइम पे बर्फ जो होगी वो पिघल जाएगी। तो वहां पर क्या है, वो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, किसी और तरह का हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं। सो स्नो लाइन क्या हो गया, एक इमेजिनरी लाइन होगी पहाड़ के ऊपर जहां से ऊपर जो बर्फ है कभी भी नहीं पिघलती है। आई मीन वहां से ऊपर हमेशा बर्फ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो। सो ये आपका होगा। तो इसका जो क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो। एक ऐसी लिमिट सबसे ऊपर वाली जहां पर हमेशा बर्फ पड़ी रहे, वो आपकी स्नो लाइन कहलाएगी। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा सवाल इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स, कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन दो जगहों को सेपरेट करती है। ऑप्शन ए सुमात्रा एंड मलेशिया, जावा एंड ब्रूनी, उसके बाद सुमात्रा एंड जावा, ऑप्शन डी है मलेशिया एंड ब्रूनी। अब सबसे पहले ये समझते हैं स्ट्रेट क्या होता है। देखिए होता क्या है कि दो लैंड एरिया है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। तो दो लैंड एरिया है, ऊपर इंडिया हो गया और नीचे श्रीलंका हो जाएगा। इन दोनों लैंड एरिया के बीच में जो पानी का जगह है, ये पानी है ना, यहाँ पर इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। सो ये वाली जो जगह है, मतलब कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि दो लैंड एरिया को, एक ऐसी पानी की जो जगह है जो कि दो जमीन की जगहों को अलग करे, दो स्थलाकृतियों को जो अलग करे, ऐसा पानी की जगह जहां से मतलब दो लैंड एरिया हो गए, उनके बीच में से एक पानी की जो बॉडी है वो निकल रही होगी, चाहे वो ओशन हो चाहे वो रिवर हो, कुछ भी हो सकता है, कैनाल भी हो सकती है। सो ये वाला जो हिस्सा है इसको स्ट्रेट कहा जाता है। जब ये दो जमीन के एरिया को अलग करेगी एक वाटर बॉडी, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये कहां पर है और किन दो कंट्रीज को या फिर किन दो जगहों को सेपरेट कर रही है, वो हमारा सवाल है। तो यहाँ पर इमेज में देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ से ये रन करती है और कंप्लीटली इंडोनेशिया तक यहाँ तक जाती है, इसी को स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहा जाता है। तो ये सेपरेट किसको कर रही है, यहाँ पर देखिए क्या है, जो आपका मलेशिया है उसकी कैपिटल की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सिंगापुर होगा, ठीक है, और ये जो नीचे वाला लैंड एरिया है इसको सुमात्रा कहा जाता है, ठीक है, ये इंडोनेशियन आइलैंड्स का एक पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि सुमात्रा और मलेशिया, ऊपर वाला मलेशिया है नीचे वाला सुमात्रा है, ये ऊपर वाला मलेशिया हो जाएगा और नीचे वाला जो होगा वो सुमात्रा हो जाएगा। तो इन दिनों को सेपरेट जो करती है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डॉक्टर इज अ विंड विच इज एनवेरेटिंग, उसके बाद विदर प्लांट्स, इज इंजूरियस टू हेल्थ, इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। देखिए अब इसमें क्या खास है कि डॉक्टर विंड एक ऐसी विंड है, पहले मैं आपको मैप पे ही दिखा देता हूं। यहाँ पर आप अफ्रीका देख रहे होंगे, वेस्टर्न अफ्रीका में यहाँ पर एक विंड ब्लो करती है जिसका नाम है हैरमेटन। ये जो विंड है ये आपका, जैसे आप अफ्रीका में जानते भी होंगे कि वहां पर सहारा डेजर्ट है, जहां पर सहारा डेजर्ट आपका लाई करता है। तो ये जो विंड है सहारा डेजर्ट से मूव करती है और इसकी जो डायरेक्शन है, जो हवा है, पवन है, ये आपकी सहारा डेजर्ट से आती है। सहारा डेजर्ट जो आपका रेगिस्तान है वहां से मूव करती है और आती किस डायरेक्शन में है, ये आपकी नीचे की तरफ को आती है, जो आपका अटलांटिक ओशन में साउथ की तरफ को आ रही है। तो ये जो विंड है इसका नाम है हैरमेटन। इसी विंड को, हैरमेटन विंड को ही डॉक्टर विंड्स के नाम से भी जाना जाता है।
Harmattan or the Doctor wind is an easterly or northeasterly wind that blows in the West Africa and the Tropic of Cancer। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरेगा तो यहाँ से ये विंड जो है इस डायरेक्शन में चलती है। अब इस विंड को डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करती है, ये आ रही है रेगिस्तान वाले हिस्से से, जहां पे सारा डेजर्ट है उसके ऊपर से ब्लो करते हुए आ रही है। तो अगर रेगिस्तान के ऊपर से कोई विंड हवा चल के आ रही होगी तो क्या होगा, उस विंड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होगी, वो जो विंड होगी वो बहुत ज्यादा हॉट होगी, तो ज्यादा गर्म होगी और मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कोस्टल एरिया है ना, तटीय क्षेत्र है यहाँ पर अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्टल एरिया, वहां पर जितने भी इंसेक्ट होते हैं या फिर जो भी ऐसे इंसेक्ट हैं जो वहां के एग्रीकल्चर को खराब करते हैं, मतलब किसान वहां पे फसलें लगाते होंगे और वो जो इंसेक्ट है, क्योंकि कोस्टल एरिया में क्या होता है ना, वाटर जो होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है एयर के अंदर। जो कोस्टल एरिया है वहां पर जो एयर होती है उसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जिस वजह से वहां जो इंसेक्ट्स हैं ये सारे ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, जब बरसात का मौसम आता है तो मच्छर वगैरह जो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। अब ये जब हैरमेटन जो विंड है, जिसको हम डॉक्टर विंड्स के नाम से भी जानते हैं, जब ये सहारा डेजर्ट से मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो ये जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है अफ्रीका का, वहां पर क्या करती हैं कि वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, क्योंकि ये खुद तो सहारा डेजर्ट से आ रही है तो काफी गर्म होती है और मॉइस्चर नहीं होता इसके अंदर, तो ये उस एरिया को, कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है और ड्राई भी कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर जो इंसेक्ट्स हैं या फिर जर्म्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। इस वजह से ये जो विंड है इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, द वर्ल्ड बिगेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है आपका थ्री गॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। काफी इजी सवाल है। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है वो कौन सी कंट्री में आपका लोकेट करता है? ऑप्शन है चाइना, ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये थ्री गॉर्जेस डैम है क्या। देखिए थ्री गॉर्जेस डैम है, चाइना के द्वारा बनाया गया है। यांगत्से रिवर है चाइना के अंदर, उसके ऊपर ये जो डैम है बनाया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये जो यांगत्से रिवर है वो आपकी जा रही है और इसी रिवर के ऊपर यहाँ पर ये आपका थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो बनाया गया है। ये बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आपकी प्रोड्यूस की जाती है। अब ये इस डैम की खासियत क्या है कि ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर है इंसानों के द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर अगर क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन ए चाइना हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये आपका डैम है और इसके ऊपर कई तरह के जो है फैक्ट्स भी हैं, कई तरह की बातें भी कही जाती हैं कि ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है ये इतना बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है कि इसकी वजह से जो वाटर यहाँ पर पीछे स्टोरेज किया जा रहा है, पानी को जहाँ पे पीछे रोका जा रहा है डैम के बैक साइड में, वहां पर पानी रोक देने की वजह से यांगत्से रिवर का जो अर्थ है उसकी जो रोटेशन है उसमें कुछ मिली सेकेंड्स का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है अर्थ की रोटेशन में। सो इस तरह की चीजें भी जो है वो बोली जाती हैं। सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए था। सो ये आपने देख लिया। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपके स्पेसिफिकली राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो जरूर कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी और आपकी RAS से रिलेटेड हमारी वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।